मौलाना आज़ाद सच्चे मुहिब्ब वतन थे। उन्होंने वतन की आज़ादी के लिए क़ैद-ओ-बंद की सोबतें झेलीं, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। उन्होंने दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत की, मुसलमानों को तक़सीम के ख़तरात से आगाह किया। तक़सीम के बाद जो फ़सादात हुए उससे वो बहुत अफसरदा थे। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक जलसे को ख़िताब किया। उस तकरीर के एक एक लफ्ज़ से दर्दमंदी का इजहार होता है। अज़ीज़ों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है। उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त ज़रूरत है। आओ अहद करें कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। ये तकरीर एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के एक सच्चे मुहिब्ब वतन, रियल लवर ऑफ द कंट्री। ही वॉज कंट्री मैन। ओके। उन्होंने वतन की आज़ादी के लिए क़ैद-ओ-बंद की सोबतें झेली। ओके। ही फेस्ड ट्रबल्स ऑफ imprisonment for freedom of India, for freedom of the country, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। उनको जेल जाना पड़ा, सोबतें उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, मगर उन्होंने उन परेशानियों को देखकर हिंदुस्तान की आज़ादी के मकसद से कभी भी पीछे नहीं हटे। He did not take his leg back. ओके। उन्होंने दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत की। ओके। दो कौमी नज़रिए मीन्स आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन। ओके। आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऐसा एक नज़रिया। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होनी चाहिए, ये बात चली थी। लिहाजा इस बुनियाद पर हिंदुस्तान को तीन हिस्से में बांट दिया गया था। एक पाकिस्तान, यानी दो हिस्सों में बांटा गया था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान दो पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट बांग्लादेश बन चुका है। यानी बंगाल के साइड में जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था, मगर अभी वो एक अलग नया मुल्क है। ठीक है, बांग्लादेश। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान के बंटवारे तक़सीम की मुखालिफत की थी और दो कौमी नज़रिए यानी कि टू नेशन थियरी आइडियोलॉजी को उन्होंने खुलकर मुखालिफत की। मुसलमानों को तक़सीम के ख़तरात से आगाह किया। तक़सीम के बाद जो फ़सादात हुए उससे वो बहुत अफसरदा थे। जब टू नेशन आइडियोलॉजी की बात चली उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, कभी भी हिंदुस्तान को दो टुकड़ा नहीं किया जाना चाहिए, वरना बहुत सी परेशानियां आएंगी, बहुत से फसादात वाक़ई होंगे। और उनका इस तरह कहना बिल्कुल दुरुस्त निकला। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उस वक्त बहुत ज़्यादा फसादात हुए, जिसकी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गमगीन हो गए, अफसरदा हो गए। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तान के मुसलमानों से ख़िताब किया, एक जलसे में ख़िताब किया। ख़िताब के दरमियान जो लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से निकले उन लफ्ज़ों में, उनके हर एक लफ्ज़ में दर्दमंदी का मुज़ाहरा होता है, यानी इजहार होता है। उन्होंने अपनी ज़ुबान से जितने भी लफ्ज़ कहे उस तकरीर में उन तमाम लफ्ज़ों से दर्दमंदी का इजहार होता है। वो कहते हैं, ऐ मेरे मुल्क के प्यारों, अगर हमारा हिंदुस्तान का एक हिस्सा टूट गया तो क्या हुआ, अभी भी हिंदुस्तान चमक रहा है। अभी भी हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क चमक रहा है। तुम हिंदुस्तान की इस चमक दमक को लेकर
उन राहों में लगा दो जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर तारीकी है, मायूसी है। जो लोग हिंदुस्तान में हैं और परेशान हैं, उनको ये पैगाम दो कि अभी भी हम अच्छे हैं, ठीक हैं। यानी उनकी दिल आज़ारी को दूर करो, उनकी तकलीफ़ों को दूर करो, उन्हें खुश करो। आओ हम सब मिलकर अहद करें कि ये मुल्क, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के हैं। जब कभी भी हिंदुस्तान में कोई कायदा कानून बनेगा, उस वक्त हमारी आवाज़ के बगैर, हमारे वोटिंग के बगैर इसकी प्राइमरी एंड फंडामेंटल laws of fundamental rights will be incomplete. Okay, without our words, yes. यानी जब तक हम न कहें, हमारे कहे बगैर हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे। ये दोनों भी मौलाना की बहुत इज़्ज़त करते थे, उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनसे मशवरे करते थे। मौलाना बड़ी अच्छी ज़ुबान लिखते और बोलते थे, उसमें बड़ी तासीर थी। बहुत अच्छी और ज़ोरदार तकरीर करते थे। अंग्रेज़ हुक्मरान उनसे डरते थे। जंग आज़ादी के दौरान मौलाना ने जो तकरीरें की हैं वो बहुत अहम हैं। देखिए इस पैराग्राफ में कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज क्लोजर टू महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये दोनों भी मौलाना की बहुत इज़्ज़त करते थे। बोथ ऑफ देम वेर रेस्पेक्टिंग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे। गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू was accepting him as a close friend. Okay, Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru both were believing him as a close friend और उनसे मशवरे करते थे, and they were taking advice from him. मौलाना बड़ी अच्छी ज़ुबान लिखते और बोलते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद was writing and speaking good. Good means powerful. Okay, उसमें बड़ी तासीर थी। There was influence in his writings. Influence। बहुत अच्छी और ज़ोरदार तकरीर करते थे। He was addressing powerful and good and powerful speech. Okay, he was delivering good and powerful speeches. अंग्रेज़ हुक्मरान उनसे डरते थे। Okay, British rulers were afraid of him. जंग आज़ादी के दौरान मौलाना ने जो तकरीर की हैं वो बहुत अहम हैं। वाट एवर स्पीचेस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैज़ डिलीवर्ड ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग आर वेरी इम्पोर्टेंट। आज़ादी के बाद वो पहले वज़ीर तालीम बने। वो तालीम से समाज में तब्दीली लाना चाहते थे। इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम को लाजमी समझते थे। औरतों की तालीम के हामी थे। उन्होंने मुल्क के तालीमी निज़ाम का तफसीली जायज़ा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए। उन्होंने जो बड़े सकाफ़ती इदारे कायम किए, उनमें साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशहूर हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस उन्हीं का कायम किया हुआ इदारा है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन, खुतबात, मक़ालात और मकातीब के मजमूए किताबी सूरत में शाई हो चुके हैं। कौल फ़ैसल, तज़किरा मक़ालात आज़ाद, तर्जुमानुल कुरान और गुबार ख़ातिर उनकी मशहूर किताबें हैं। मौलाना का इंतकाल 1958 में हुआ। देखिए इस आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं मौलाना आज़ादी के बाद वो पहले वज़ीर तालीम बने। आफ्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो तालीम से समाज में तब्दीली लाना चाहते थे। ही वाज loving to change the society through education. ओके, इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम को लाजमी समझते थे। He was considering that education is compulsory for development of human mentality. ओके, यानी इंसान की समझ बूझ में बढ़ोतरी आने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। औरतों की तालीम के हामी थे। He was supporter of women education. Okay, he was supporter of women education. उन्होंने मुल्क के तालीमी निज़ाम का तफसील जायज़ा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए। He established many commissions for analyzing education system of the country in detail. उन्होंने जो बड़े सकाफती इदारे कायम किए उनमें साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशहूर है। The cultural institution those were established by Maulana Abul Kalam Azad. Three of them are very famous, and those are Sahitya Academy, Sangeet Academy, and Lalit Kala Academy. Okay, these three academies are very famous. Indian Council for Cultural Relations, ICCR, उन्हीं का कायम किया हुआ इदारा है। This department is also established by मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन, खुतबात, मक़ालात और मकातीब के मजमूए किताबी सूरत में शाई हो चुके हैं। ओके, आर्टिकल्स ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड स्पीचेस and essays and letters has published in book shape. Sorry, mistake. Collections of letters, essays, articles, speeches and articles of Maulana Abul Kalam Azad has published in book shape. ओके, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जितनी भी मक़ालात थे, जितने भी खुतबात थे और मज़ामीन और मकातिब मतलब लेटर्स, जितने भी लेटर्स थे उन सभी लेटर्स को, मकातिब को, खुतबात को किताब की सूरत में बुक शेप में पब्लिश किया गया है। कौल फ़ैसल, तज़किरा मक़ालात आज़ाद, तर्जुमानुल कुरान और गुबार ख़ातिर उनकी मशहूर किताबें हैं। ओके,
कौल फैसल, तज़किरा मकालात आज़ाद, तर्जुमान कुरान एंड गुबार खातिर आर वेरी फेमस बुक ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना का इंतकाल 1958 में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पास्ड अवे इन 1958। ओके।